आदरणीय जगदीश जी ने बड़ा अच्छा से बात की शुरुआत करी। उन्होंने कहा कि 55 साल से जानते हैं, तो इसका मतलब मैं 55 साल का तो हो ही गया। वैसे मैं उससे ज्यादा का हूं। 55 साल का जो समय है, हम एक दूसरे को अलग अलग तरह से जानते रहे। ये इन्होंने सही कहा कि जब इनके पास कुछ पैसे आए तो इन्होंने मुझसे बात करी और इन्होंने कहा कि मैं कुछ एक न्यास बनाना चाहता हूं जिसके माध्यम से सेवा का काम हो, और इसी कारण से जो उसका जो ध्येय वाक्य भी रखा, सेवा परमो धर्मः। तो मैंने कहा उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, न्यास भी बहुत सारे हैं, पैसा अपने पास रख लो, काम लगेगा। हारी बीमारी हो जाती है, कुछ और हो जाता है, कई परेशानियां आती हैं। तो उन्होंने कहा उसके लिए तो आप और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं मेरे पास। ये जो भाव है ना अपनेपन का, ये जो भाव है, ये इंसानियत का भाव है, ये भारत की संस्कृति का भाव है, ये भारत के संस्कार का भाव है। और दूसरी जो बात है कि ये जो पिता के संघर्ष से पुत्र का उत्कर्ष, ये आज 21वीं सदी में बहुत आवश्यक है। कहानी तो दशरथ और राम के संबंधों से लेकर और आदरणीय जगदीश जी और उनके पिताजी के संबंध से लेकर कहीं तक भी हम लेकर जा सकते हैं। बहुत अच्छे उदाहरण मिलेंगे और बहुत अच्छे उदाहरण नहीं भी मिलेंगे। मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके पिताजी को भी जानता था, इनको भी जानता हूं, तो इनके संबंधों को भी जानता हूं। आज ये बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत आवश्यक है कि इस पर बात की जाए, क्योंकि पिता पुत्र के जो संबंध हैं हर घर में अच्छे हैं ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह संघर्ष है, विचार का संघर्ष है, समझ का संघर्ष है, सोच का संघर्ष है, टेक्नोलॉजी का संघर्ष है। मेरे जो बच्चे बैठे हैं वो भी अनुभव करते होंगे, तो लगता है कि अरे पापा आपको क्या पता है, बहुत कुछ बदल गया है, आपको नहीं पता। हो सकता है न भी पता हो, पिता को न भी पता हो। पर आज से 2 पीढ़ी ऊपर अगर हम जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अच्छा है क्या है और बुरा क्या है, मैं इस बात में पड़ता ही नहीं। मेरे पिताजी अपने दादाजी से डायरेक्ट बात नहीं करते थे, घबराते थे, थोड़ा थोड़ा बोलते थे, ज्यादा नहीं बोलते थे। हम अपने पिता से सहजता से बोलते थे, वो अपने पिता से नहीं बोलते थे। मैं अपने दादा से भी सहजता से बोलता था और हम पिता से भी सहजता से बोलते थे। हमारे बच्चे ज्यादा ही सहजता से हमसे बोलते हैं। अब पिता पुत्र के बीच में जब ये एक नया विचार आया कि दोनों को मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, यहां से गड़बड़ शुरू हो गई। आपको मानना पड़ेगा कि जो मित्रता है वो बराबर वालों में होती है। पिता और पुत्र में प्यार हो सकता है, स्नेह हो सकता है, मित्रता नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब एक बड़ा है वो देने की मुद्रा में है, जो छोटा है वो लेने की मुद्रा में है। उसका काम सम्मान देने का है, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये बहुत ही आवश्यक विषय है। और जब इन्होंने सोचा कि इस पर कवि सम्मेलन कराया जाए तो एक और अच्छी बात है, क्योंकि कविता में बड़ी ताकत है। थोड़े शब्दों में ज्यादा बात कह देते हैं, वो कवियों की ताकत है, उनकी कविता की ताकत है। किसी ने मुझे कहा था एक बार, किसी कवि ने ही कहा था कि आप कविता से प्यार करना, उससे प्रेरणा लेना कवि से करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कवि तो अच्छा भी हो सकता है, कम अच्छा भी हो सकता है। और ये बात जो है ना, ये बहुत दार्शनिक बात है, ये जीवन में भी चलती है। आप देखिए, आप संघ, मैं कई बार बोलता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्तियों का समूह भी नहीं है। ये एक विचार है, शाश्वत है, सनातन है। ये देश प्रेम का विचार है, देश को बनाने का विचार है। इसीलिए मैं सोचता हूं कि बहुत अच्छा है कि बच्चों के लिए अगर एक कवि सम्मेलन का आयोजन करने की इस अच्छे दिन पर, जब हम श्री हरि नारायण मित्तल जी को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ताकि उनको कुछ प्रेरणा मिले। क्योंकि कविता प्रेरणा का काम करती है, जगाने का काम करती है, राष्ट्र प्रेम का काम करती है, समानता और अपनापन बढ़ाती है। कविता मन पर काम करती है, बुद्धि पर भी काम करती है। आप ये देखें, मन और बुद्धि का जो संघर्ष है, इसका डिग्री से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। इस संसार को पढ़े लिखे लोगों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कम पढ़े लिखे लोगों से। जितने टेररिस्ट हैं उनके पास डिग्री भी है, आजकल सब कुछ है,
है क्या नहीं, बुद्धि नहीं है। यहां पर शिक्षा फेल होती है क्योंकि शिक्षा में उसको एम्फेसिस नहीं दिया गया। अदरवाइज, और यही पिता पुत्र के रिलेशनशिप में है। अगर बुद्धि ठीक है तो सब सही है। तो कविता संस्कार पर काम करती है, संस्कृति पर काम करती है। कविता समाज को चेतावनी देने का भी काम करती है, समय पर चेतावनी देने का काम करती है। अभी किसी कवि की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं जब मैं चेतावनी की बात करता हूं, और आज 21वीं सदी में, अब मेरे पास उस कवि का नाम नहीं है, मैंने कोशिश की थी, ढूंढूं, मिला नहीं था मैंने कई बार, पर मुझे कहीं से मिली थी कि उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो श्याम नहीं आने वाले। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो श्याम नहीं आने वाले, सीता खुद रावण ललकारो राम नहीं आने वाले। क्या भारत में, भारत के समाज में यह स्थिति आ सकती है कि किसी को लिखना पड़ रहा है कवि को? इतना भरोसे का संकट यदि है तो कहीं संस्कार की, संस्कृति की, सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, द्रौपदी को और सीता को विश्वास नहीं है कि उसकी सहायता के लिए उसके दोस्त आएगा, पिता आएगा, भाई आएगा। तो कहीं इस पर शिक्षा में, शिक्षा को काम करने की बहुत जरूरत है। और अंतिम, क्योंकि रामधारी सिंह ये जो है समझाने का भी काम करती है कविता। मैं रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां कोट करूंगा क्योंकि ये समझाने का भी बहुत काम करती है। इसी कारण से इन्होंने सही सोचा, और आदरणीय जगदीश जी ने तो राष्ट्रीय कवि संगम नाम से एक पूरा का पूरा एक दुनिया क्रिएट कर ली कि जिससे कि देश को, और उसका ध्येय वाक्य क्या है? राष्ट्र जागरण धर्म हमारा। राष्ट्र को जगाने का काम हमारा धर्म है। कितना बड़ा काम है, और भारत के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में ये मुझे नहीं पता वेस्टर्न वर्ल्ड को कितना जरूरी है, क्योंकि भारत के लोग और भारत का ऐसा समाज है जिसको थोड़े थोड़े दिनों में सोने की आदत है, सो जाता है, और इसको बहुत मुश्किल से उठाया जाता है कि उठ जाओ अब तो बड़ी संकट आने वाला है। ये फिर करवट ले लेता है, अच्छा संकट आ रहा है, कितना दूर है ये संकट? अभी तो थोड़ा दूर है, तो चलो और एक नींद ले लेता हूं। ऐसा समाज भारत का है। इसको हमेशा उठाने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि इसमें ना वीरता की कमी है, इसमें ना संस्कार की कमी रही, पर 800 साल की गुलामी इसी समाज ने देखी है। कितने संसार में देश हैं जिन्होंने 800 साल की गुलामी देखी है? हमने देखी है। तो जगाने का जो काम है, इतना आवश्यक काम जो है, वो इन्होंने लिया, राष्ट्रीय कवि संगम की स्थापना करी। तो ये समझाने का भी काम करती है, व्यक्ति को भी, समाज को भी, देश को भी, देश के मन को भी। इसी कारण से है ना कि देखिए, मैं कुछ ही पंक्तियां कोट कर खत्म कर रहा हूं। रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में बहुत अच्छा लिखा कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। खाली मांगने से कुछ नहीं होता, आप मांगते रहिए, मांगते रहिए, मांगते रहिए। इसी कारण से कि समुद्र भी नहीं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा क्या, सच पूछो तो शर्मे ही है बस्ती, सच पूछो तो शर्मे ही बस्ती है दीप्त विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। विनम्रता, करुणा, ये सब भाव जो मेरे बच्चे बैठे हैं उनके लिए कहता हूं, ये अगर आपके पास शक्ति है तब ये आपके लिए हैं। दुर्बल के लिए ये गुण है ही नहीं, ये तभी हैं। और भारत ने, भारत के समाज ने, भारत के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने गलती करी। उन्होंने शांति काल के जो नियम थे वो युद्ध काल में भी लगाने शुरू कर दिए। शत्रु को तो क्षमा नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी हो। करुणा का काम, अच्छा काम अपनी प्रजा के लिए है, शत्रु के लिए नहीं है। अगर कहते हैं पृथ्वीराज चौहान ने 1 बार छोड़ दिया था गौरी को, या 2 बार छोड़ दिया था, या 5 बार छोड़ दिया, जितनी बार भी छोड़ा, 1 बार भी क्यों छोड़ा? भारत का इतिहास बदल गया, भारत का भूगोल बदल गया इस कारण से, एक गलती के कारण से, क्योंकि हम इतने ज्यादा अच्छे हो गए कि शांति काल के नियम युद्ध काल में लगाने लगे, उसका अंतर करने की समझ को हम खो बैठे। इसी कारण से दिनकर जी ने सही कहा कि सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। आज भारत के पीछे ये दर्प बढ़ रहा है, जगमग होना शुरू हो गया है। हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ेगी, इसीलिए समाज को जगाने का काम सबसे बड़ा काम है। ये विश्वविद्यालयों का भी काम है।
विश्वविद्यालय को और ज्यादा इस पे सजगता से काम करना चाहिए। शायद इसीलिए आदरणीय जगदीश जी ने सोचा होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज के प्रांगण में एक कार्यक्रम कराया जाए, जिससे कि कविता मनों में जाए, कविता से, क्योंकि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय चरित्र की बहुत कमी है। ये एपिसेंटर शिक्षा का होना चाहिए, जो नहीं बना आज बनाना है, क्योंकि 47 में खतरे बहुत होंगे। याद रखना, जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी खतरे में होती है, तब खतरे ज्यादा होंगे। आज जो मेरे बच्चे बैठे हैं, आप तब उस पॉलिसी पे बैठे होंगे, हम नहीं होंगे, आप बैठे होंगे। देश, हमारा काम देश को बनाने का और शायद विकसित राष्ट्र तक पहुंचाने का हो सकता है, लेकिन उसके बाद के खतरे बहुत अलग हैं। वो आपका काम है। ऐसे मन चाहिए जिन्हें देश की चिंता हो, और यही काम जो है सबसे मूलभूत काम है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।